हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी बात करें कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलाम लॉ का अपनी वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कल अपनों ने पढ़ा था कि कुलाम्स लॉ क्या होता है। किसी मीडियम के अंदर, किसी वैक्यूम के अंदर अलग अलग के की वैल्यू आई थी। अगर अपने पास मान लो कोई मीडियम वैक्यूम है तो उसके लिए के की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम या एयर के अलावा और कोई भी मीडियम आ जाए उसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आज बात करते हैं अपने कुलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो देखते हैं, लेट द पोजीशन वेक्टर। मान लो मेरे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है जिसके अंदर कोई दो पॉइंट चार्ज रखे हुए Q1 और Q2। ये Q1 चार्ज है, उसका होरिजन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर मान लिया R1, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ होगी क्योंकि होरिजन के रिस्पेक्ट में लिया ना। और Q2 चार्ज का होरिजन के रिस्पेक्ट में मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया R2, जिसकी डायरेक्शन ये है। और मैंने Q1 और Q2 को आपस में मिला दिया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 बी R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अब मैं देखूंगा कि Q1 चार्ज के कारण Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है और Q2 चार्ज के कारण Q1, अलग अलग निकालूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। अब ये क्या आ रहा है, Q1 चार्ज के कारण, किसके कारण, Q1 चार्ज के कारण Q2 पर फोर्स कहाँ लगेगा। देखो इस चार्ज के कारण, देखो दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। Q1 चार्ज के कारण Q2 पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसको नाम दे दिया मैंने F21 वेक्टर, मतलब 1 चार्ज के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स। देखो F1 का मतलब होता है यहाँ पे Q1 चार्ज, 2 का मतलब Q2 चार्ज। तो अपने किसके अकॉर्डिंग निकाले, Q1 चार्ज के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन ही होगी। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो Q1 से देखेंगे इसका पोजीशन वेक्टर तो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कितना, R21, मतलब चार्ज 1 के कारण चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर। तो इस F21 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम लेके चल रहे हैं अपने। तो F21 कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। देखो के Q1 कितना है, Q1 है, Q2 अपॉन में R स्क्वायर कितना है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, Q1 Q2 के बीच में R21। तो कितना हो जाएगा, R21 का क्यों मैग्नीट्यूड के रूप में लेके चलेंगे स्क्वायर, डॉट में R21 कैप। R21 कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है किसकी, F21 फोर्स की, मतलब 1 से 2 की तरफ आ रहा है फोर्स। कहां से लग रहा है, 1 से 2 की तरफ। इसको अपने यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इसका अपने यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो R21 कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, R21 का वेक्टर अपॉन में R21। ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, तो कितना हो जाए, नीचे R21 का स्क्वायर है और ये R21 नीचे, तो R21 का कितना होगा, क्यूब इंटू में R21। अगर मैं R21 वेक्टर की वैल्यू निकालूं इस ट्राइंगुलर से, देखो तो क्या अपने को एक ट्राइंगुलर रूल पता है कि अगर कोई दो लेंथ एक ही डायरेक्शन में हो, जो तीसरी लेंथ इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उन दोनों के क्या होते हैं, सम के इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पे R1 और R21 तो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इसी डायरेक्शन, और R2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो R1 प्लस R21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 के, देखो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू R2। तो R21 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 माइनस R1। ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। अब देखेंगे Q2 चार्ज के कारण Q1 पर फोर्स, Q2 चार्ज के कारण Q1 पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैंने नाम दे दिया F12, क्योंकि अपने को पता है ना, 2 चार्ज के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा चार्ज Q2 के कारण Q1 का, वो कहाँ बनेगा, इस डायरेक्शन में, कितना, R12 वेक्टर। और सेम यही निकालेंगे फोर्स कितना हो जाएगा, देखो F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। देखो R बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R12 इन दोनों चार्ज के बीच में। और R12 कैप ये किसको बता रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन, मतलब 2 से 1 की ओर है। देखो ये फोर्स कहाँ जा रहा है, 2 से 1 की ओर जा रहा है। तो वही बात मैंने R21 की वही यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R12 की क्यूब R21 वेक्टर। अब यही बात मैं इसी ट्राइंगुलर के अंदर लगाऊं तो देखो इसमें R2 और R12 तो क्या एक ही डायरेक्शन में है, और R1 के इनके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब R2 प्लस R12 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन R1 के आ जाएगा। देखो R2 प्लस R12 का वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से R12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 माइनस R2। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखते हैं आगे। अब देखो F12 की अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकालूँ तो क्या बन जाएगा, R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ।
देखो अगर मैंने यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो 1/4 पाई Q1 Q2। अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा होता है, पहले R12 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है R12, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया R21। क्यों लिखा है, देखो अगर मैं इस मैग्नीट्यूड से माइनस बाहर लेके चलूँ तो अपनी बात है मैग्नीट्यूड है, माइनस निकालेंगे तो बार वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे R12 लिख दो चाहे R12 लिख दो चाहे R21 लिख दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर है, मैग्नीट्यूड के अंदर सारी जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया R2 माइनस R1। और देखो अगर मैं माइनस छोड़ दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R21 का क्यूब, R2 माइनस R1 क्या था अपना F21 था। तो ये दोनों फोर्स देखो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब F12 इधर लग रहा है F21 इधर लग रहा है, बट मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इक्वेशन 3 क्या शो कर रही है अपने को, फोर्स बाय चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल। फोर्स तो क्या इक्वल लग रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड इक्वल, इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन, लाइक फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन। मतलब अपने को पता है न्यूटन का तो थर्ड लॉ था एक्शन रिएक्शन, अपने को पता है जितना एक्शन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन उतनी क्या होती थी, रिएक्शन होती थी। तो यही सेम है, देखो एक्शन रिएक्शन नियम का फॉलो कर रहा है ये, मतलब जितना एक्शन उतनी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये था अपने पास कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं ये कूलॉम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ कहाँ लगता है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। पहली बात तो याद रखना, जो अपनी चार्ज लेके चलते वो हमेशा कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज के रूप में होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, स्टेशनरी चार्ज, मतलब एक जगह क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अगर मान लो वो चार्ज मूव कर रहे हैं, अगर वो चार्ज मूव करें, मूव करने पर उनमें एक और फोर्स लगने लग जाए जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, तो मतलब जो चार्ज एक जगह कांस्टेंट नहीं है, स्टेशनरी है, उनमें कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो कूलॉम लॉ अपनी बात करते हो Q1 Q2 चार्ज इनके बीच में डिस्टेंस इतनी है, इतना डिस्टेंस है, तो याद रखना जो कूलॉम्स लॉ होता है उनके बीच जो चार्ज होते हैं उनके बीच मिनिमम डिस्टेंस 10⁻⁻15 हो सकती है। अगर इससे कम होती है, अगर ये जो इनके बीच के डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है तो कूलॉम्स लॉ नहीं लगता, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अगर उन चार्ज के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻15 से कम हो जाती है तो उनके बीच में कूलॉम्स लॉ नहीं लगता है, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे इसकी बात, तो दिस लॉ फॉलो द रूल ऑफ इनवर्स स्क्वायर। मतलब जो कूलॉम्स लॉ होता है अपने को पता है F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर रूल का वो क्या करता है, काम करता है। और इनके जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, जो फोर्स के बीच में कंजर्वेटिव रहता है। ये थी अपने पास कूलॉम्स लॉ की आज की क्लास। थैंक यू।